Hi, I'm Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we will discuss how to prepare for exams. देखिए बेटा, आपके कोई भी एग्जाम्स हो, be it your 7th, 8th, 9th, 11th स्टैंडर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो 10th, 12th, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है स्टूडेंट्स के इंटरनल एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू कैन सी दिस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। सबसे पहले मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि आप अपना गोल सेट करिए या टाइम टेबल प्रिपेयर करिए, नो। सबसे पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक करिए, मतलब आप पॉजिटिव थॉट्स लाइए कि यस यू कैन डू इट। जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे कि आप अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेंगे या फिर जो भी आपका टारगेट है, जैसे 90% स्कोर करना है या 95 या अबव 80 या जो भी उस एग्जाम को क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको जो है अपनी अप्रोच जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रखनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। सेकेंड इज सेट योर गोल्स। इसके बाद आप जब आपकी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप अपने गोल्स पर फोकस करिए। आप अपने गोल्स जो है वो सेट करना स्टार्ट करिए। मतलब गोल्स आपके क्या हो सकते हैं, जैसे एक दिन में आपको कितना कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स के साथ जो है डेली आप, जैसे इफ आई टॉक अबाउट 10th और 12th स्टैंडर्ड, तो डेली जो है आप मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के साथ आप एसएसटी को कंबाइन कर सकते हैं और ऑल्टरनेट डेज पे जो है वो हिंदी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स तो जो है आपको डेली करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो वो मैथ्स के साथ साथ आप किसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एसएसटी का बना सकते हो या फिर साइंस का बना सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिपेयर टाइम टेबल। सेम थिंग, आप टाइम टेबल बनाइए। जैसे अगर आप टाइम टेबल क्या, अगर आप जैसे मॉर्निंग में 8 PM आपकी ऑनलाइन स्कूल क्लास स्टार्ट हो जाती है और आप 2 PM तक फ्री होते हैं, तो 3 बजे के बाद से लेकर रात के 11 बजे तक आपको क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने हैं और कितनी ड्यूरेशन के लिए पढ़ने हैं, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए बेटा, टाइम टेबल से जो है आप, अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे या आप एक दिन पहले एडवांस में रात को सोच के सोइए कि अगले दिन जो है वो मुझे कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उस सब्जेक्ट को अपने टाइम टेबल में डेली जो है उसको 2 आवर्स या 3 आवर्स जो है वो दीजिए। आप टाइम टेबल बनाइए और साथ में जो है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा फोकस मैथ्स और साइंस पर कर देते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश, हिंदी भी जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना जो है मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर आएगा, जितना साइंस का आएगा, उतना ही आपका इंग्लिश और हिंदी का भी आएगा, तो उससे भी आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स साइंस करते जाएं और जो इंग्लिश हिंदी है उसको निग्लेक्ट करते जाए, तो ऑटोमेटिकली तब भी आपकी जो है परसेंटेज वो डाउन चली जाएगी। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। देखिए बेटा, गोल सेट करना भी इतना मुश्किल नहीं होता, टाइम टेबल प्रिपेयर करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना वो ज्यादा डिफिकल्ट है। आज तो मैंने, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी या कोई और वीडियो देखी और आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लग गए, आपने आज ही टाइम टेबल बनाया और आपने आज फॉलो करना चालू कर दिया, बट सिर्फ आज उस टाइम टेबल को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मतलब आप कॉन्टिन्यूसली उसको जो है करते जाइए, फॉलो करते जाइए और उसमें कुछ चेंजेस भी करते जाइए, ठीक है ना। तो जब तक आप कंसिस्टेंटली जो है किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे या 1 वीक अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर आप वही अपनी लेथार्जिक अप्रोच आपने स्टार्ट कर दी, लेथार्जिक अप्रोच मींस लेजीनेस, तो फिर आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पेपर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स। जब भी आप कोई भी आंसर लिखिए तो उस आंसर को जो है पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखिए, राइट दैट आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। बेटर टू शो द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, और कुछ भी जो है क्या कहते हैं, जो डेली लाइफ से जो आपके कनेक्टेड एग्जांपल्स हैं आप उनमें ऐड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एसएसटी की बात करूंगी तो एसएसटी में बहुत सारे आंसर, अगर आप कोई भी रिफ्रेशर यूज करते हैं तो उसमें पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं, बट आप पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिएगा, उसी पैराग्राफ के जो है वो पॉइंट्स बना लीजिए, पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर्स लिखिए, और साथ में अगर आप डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाएंगे वो आपके रिटर्न मटेरियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट या फिर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप अपनी स्टडी को रिलेट करके एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इससे आप जो है अपने जो आंसर शीट है उसको बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मतलब डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे। नेक्स्ट इज कलर कोडिंग। देखिए बेटा, कलर कोडिंग थेरेपी भी आप यूज कर सकते हैं। कलर कोडिंग में मतलब क्या है, आप डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स यूज कर सकते हैं, मार्कर यूज कर सकते हैं। जो जो आपके प्रैक्टिस पेपर हो जाते हैं उन पर आप ब्लू पेन से टिक कर सकते हैं। जिस भी आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, तो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या जो आपने नहीं छोड़े, मतलब आपको अपने टीचर से पूछने हैं, आपको डाउट है जिनमें, तो आप उनपे जो है एक रेड कलर का जो है वो टिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा, आपको ऑलवेज जो है मतलब पेज टर्न कर करके बार बार जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग मतलब डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करिए, क्योंकि जब आप फाइनल पेपर के टाइम पे जाएंगे या पेपर से 1 या 2 दिन पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी की पूरी बुक जो है वो वापस पढ़ने स्टार्ट कर दें। तो अगर आपका हाइलाइटर से हाईलाइट किया होगा तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज टेक इंटरवल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि मैम बस हम तो 1 घंटा ही पढ़ सकते हैं, इससे ऊपर तो हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारा बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। तो इट इज ट्रू, आप 45 मिनट्स या 1 घंटे के बाद जो है ह्यूमन ब्रेन को एक ब्रेक की जरूरत होती है, एक इंटरवल की जरूरत होती है। ठीक है, आप 10 to 15 मिनट्स का इंटरवल ले सकते हैं, बट वो इंटरवल जो है, वो जो आप ब्रेक ले रहे हैं उसके टाइम की स्ट्रिक्टनेस को आप मेंटेन करिए। 10 या 15 मिनट्स मींस 15 मिनट्स ओनली, 10 to 15 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जब आपने जैसे 1 घंटे पढ़े, आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया, तो उस 15 मिनट्स में प्लीज आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप्स या फेसबुक, इन सब जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो आईज हैं वो पहले से ही जो है मतलब ऑलरेडी उन पर बर्डन है, आप बार बार कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं, फिर से आप मोबाइल देखने लग जाएंगे या गैजेट्स में लग जाएंगे तो आपकी आई साइट को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो अपने आईज को भी रेस्ट दीजिए। नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ फूड। आप अपने खाने पीने की हैबिट्स को जो है, ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड ईटिंग हैबिट्स दोनों को ही जो है एग्जामिनेशन वैसे तो थ्रू आउट जो है आपको हमेशा ही ठीक करनी चाहिए, बट एग्जाम्स में तो स्पेशली जैसे यू कैन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल को अपनी जो डाइट में है इंक्लूड करिए, सो दैट सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आपको मिल पाए और आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा रेजुविनेटेड जो है या फिर न्यूट्रिशनस रहे। नेक्स्ट इज स्टडी स्पेस। स्टडी स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्पेस मतलब आपको जहां भी पढ़ना हो, आप एक अपना पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रूम या पर्टिकुलर टेबल जो है वो सेट करके रखिए, उसको नीट एंड क्लीन रखिए। वहां पर आप अपनी सारी स्टेशनरी हो गई या बुक्स, सैंपल पेपर, चार्ट्स, अलग अलग कलर के मार्कर्स, वो सब एक ही जगह पर जो है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब एक ही जगह पर रखिए और बिल्कुल क्लीनली जो है वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर वाले रूम में जाके पढ़िए ताकि आपको पीसफुल रहे। ट्राई कीजिए कोई ऐसे रूम चूज करने की जो कि प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, जहाँ पर सनलाइट अच्छी आती है, या फिर कोई रूम जो बालकनी से अटैच है, वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सो दैट आपको फ्रेश एयर मिलती रहे। सनलाइट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विजिबिलिटी है टेक्स्ट की वो ज्यादा अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, क्लियरली दिखेगा और आप जो है फ्रेश भी फील करते रहेंगे, ठीक है ना। स्टडी स्पेस, प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को जो है प्रायोरिटी के हिसाब से लगाइए। प्रायोरिटी के हिसाब से लगाने का मतलब क्या है
कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है उसमें मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। आप अगर ट्यूशन क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पर करिए, घर आके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जिनमें CBSE मार्क होता है वो करिए। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके इंटरनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर लीजिए, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको प्रैक्टिस की तरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ कि ऑलवेज एम्फेसिस ऑन कंसेप्ट्स, डोंट गो फॉर रोट लर्निंग। मतलब आप हमेशा कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, आप कभी भी रटिए मत चीजों को। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर से, कितना भी मॉडिफाई करके पूछेगा, बट यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं मैम ही और शी नीड्स अ ट्यूशन फॉर साइंस एंड मैथ्स। SST में क्या है, SST तो जस्ट याद करने का एक सब्जेक्ट है। तो मैं ये बता दूं कि SST में भी देखिए, आप देखिए ना, आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो जब तक बच्चा कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं समझेगा तो वो पेपर में कैसे लिखेगा। हाउ कैन अ चाइल्ड लर्न सो मेनी बुक्स, इतनी सारी बुक्स वो कैसे लर्न कर सकता है। अगर उसको मैं कोई चीज समझा के याद करने को दूंगी तो वो जो चीज रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन जिसकी 1 घंटे में करेगा वो 5 या 10 मिनट में याद कर लेगा। और आप प्लीज स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लिखेंगे जितना आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। तो आई होप ऑल दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल in your exams. Thank you so much. Bye bye.